वहाँ के जो नाविक है वो नाविक एकदम कैसे मौजिले मतलब मस्ती कराने वाले, और जो मुसाफिर जो लोग हैं उन लोगों को हंसा के मुसाफरी करवाते हैं। जैसे इटालियन मुसाफिर भी संगीत के शौकीन होते हैं और उसमें गाने बजाने वाले लोग होते हैं। નૈનીતાલમાં અમે સરોવરમાં સફર એક બંગાળી કુટુંબ આ રીતે ગાતું બજાવતું સાંભળ્યું હતું, અહીં અનેક ગંડોલામાં તે સંભળાય છે। तो ये देखना कि यहाँ से हमको देखना है कि મોજીલા નાવિકો ગાતા હસતા મુસાફરી કરાવે છે। ઇટાલિયન મુસાફરો પણ સંગીતના શોખીન ગાનારા નીકળે તેમ સરસ વાદ્યો વગાડનાર પણ નીકળે। નૈનીતાલમાં અમે સરોવરની સફરમાં એક બંગાળી કુટુંબને આ રીતે ગાતું બજાવતું સાંભળ્યું હતું, અહીં અનેક ગંડોલામાં તે સંભળાય છે। मतलब कि ये लोग जब बंगाल में मतलब नैनीताल गए थे, तब नैनीताल के अंदर जो नाविक था वो बंगाली था, और इस तरह से वो बंगाली जो था उसने क्या किया था, कैसे गाते बजाते हुए उन लोगों को सफरिंग करवाते थे। तो गंडोला में भी क्या है वही देखने के लिए हमें मिलता है कि गंडोलानी मुसाफरी माटे सहेलियाणीओ पुष्कळ दाम खर्चे रात्रे आ गंडोलाना नाविको अंतरने ओगाड़ी देतु मधुर संगीत रेलावे, जाने वृंदावन में वागती वेणुनो नाद આજે ચાંદની રાતે ટેકરી પર કોઈ વૃક્ષની ઘટામાં આવતા વાંસળીના સૂરો આપણા હૈયાને થનગનાવે છે, તેમ આ ગંડોલામાંથી આવતા સંગીતના સૂરો મદમસ્ત વેનિસ નગરીને ગેડી વળે છે। यानी गंडोला के जो मुसाफिर जो है वो क्या है कि सहेलानी मतलब अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से जो घूमने निकलते वही लोग पुष्कळ मतलब अढळक दाम यानी पैसा खर्च करते हैं, यानी घूमने के लिए। रात को ये गंडोला के जो नाविक होते हैं वही हमारे हृदय को पिघला दे वैसे मधुर संगीत वो क्या है कि बजाते हैं। और जिस तरह से प्राचीन समय में कृष्ण की जो बांसुरी में से जो आवाज निकलता था, चांदनी रात होती थी और कोई पेड़ के घटा के अंदर वो कृष्ण छिप जाता था और वहां से बांसुरी बजा के गोपियों को हृदय को वो मन हरित कर लेता था, वैसे गंडोला के जो लोग हैं वो लोग हमें संगीत सुनाते हैं। और वो लोग कैसे मदमस्त मदमस्त मतलब एकदम पागल बना के हमें हमारे जो बहुत कुछ मजा करवाने वाले जो हाथी मदमस्त शब्द जो होता है ना वो हाथी के लिए प्रयोग किया जाता है, और हाथी पागल हो जाता है उसी समय का। यानी कोई भी व्यक्ति हमें बहुत मजा करवाते हैं उनको बोला जाता है मदमस्त। ऐसे वेनिस नगरी को क्या है कि सब दिखाई देता है। रात्रे विविध रंगोनी लाइटना प्रकाशનું પ્રતિબિંબ ગ્રાન્ડ કેનાલને મુગ્ધ શીતળ શોભાથી ભરી દે છે। વેનિસની કેડે શોભતી ગુગરિયારા કંદોરા સમી આ કેનાલ રાત્રે આંખોને આજી દેતા રંગબેરંગી માણેકના સાત સરા હાર સમી દીપી ઉઠે। તેની આ શોભા સાથે રેલાતા નિજાનંદ મસ્તીમાં સંગીતના સૂરો ઇન્દ્રલોકને યાદ અપાવે। પ્રભાતના સુવર્ણ કિરણો પણ વેનિસની અપૂર્વ શોભા આપે। ઘડીભર વેનિસ સુવર્ણ નગરી સમી ઝળહળી ઉઠે। ફરતા સમુદ્ર પર રેલાતો સૂર્યનો લખલખાટ, નાના મોટા મોજાઓ પરથી સરકતી હોડીઓ અને હવાની ગુલાબી તાજગી આપણા અંતર્મનને અદ્ભુત આનંદથી ડોલાવી દે છે। ગાઢ વૃક્ષો પર સૂર્યપ્રકાશની રોશની લીલા પર્ણો પર વરસેલી સુવર્ણરસ સમી લાગે છે। દૂર દૂરથી આવેલા બેટો પર સહેલાણીઓ પ્રવાહ વહેતો હોય એમ એક બેટ પર ગયેલા ઉગતા સૂર્ય પ્રકાશમાં સમુદ્ર પરની સફર એવી આહલાદક અને સ્ફૂર્તિદાયક હતી કે માર્ક પોલોનું સ્મરણ થયા વગર ન રહે। વેનિસના આ समुद्रमा जाने जगत प्रवाहનું आह्वान सतत संभળાય છે। यानी रात को क्या है अलग अलग प्रकार की लाइटिंग ये होती है, और वो लाइटिंग जो होती है वो ग्रांड कैनाल जो है वेनिस के अंदर एक ग्रांड कैनाल है, वो ग्रांड कैनाल को शीतलता शीतल यानी ठंडक ठंडक शोभा से सुशोभित कर देती है। जिस तरह से आप लोगों ने जो स्वामीनारायण जो मंदिर है यानी वहाँ अक्षरधाम गुजरात के अंदर अहमदाबाद और दिल्ली के अंदर जो अक्षरधाम है वो अक्षरधाम में मंदिर में आपने देखा होगा तो रात को 7 बजे वो लोग लाइटिंग शो रखते हैं और उनके अंदर एक फिल्म बताते हैं। वो फिल्म सिर्फ लाइट की ही होती है, फिर भी हमें ऐसा महसूस होता है कि ये कितनी अच्छी लाइटिंग है। जिस तरह से आप अभी MI का जो
वो वाईफाई वाला बल्ब आता है, रात को क्या है कि वो बल्ब लाते हैं तो अलग अलग प्रकार की लाइटिंग देते हैं हमें, तो वो लाइटिंग हमारे आंखों को एकदम क्या है अद्भुत दिखती है। ऐसे वहाँ जो ग्रैंड कैनाल पर इस तरह से लाइटिंग सजाए हुई है, तो ये लाइटिंग है बहुत सुंदर दिखता है। यानी जिस तरह से कोई लड़की होती है और उनके कमर पर एक क्या होता है गुगर यार यानी गुगरी वाला कंदोरा, मतलब ये जो नवरात्रि के अंदर लड़कियां जो होती है ना कंदोरा पहनती है, चाहे वो चांदी का हो सोने का हो या तो फिर डुप्लीकेट हो, लेकिन कंदोरा पहनती है। उसके अंदर क्या होती है कि घुंघरू होते हैं और वो इस तरह से हमें दिखने लिखती है। मतलब ग्रैंड कैनाल क्या है, एक कैनाल बनाई हुई है और वो लाइटिंग से सजाई हुई है, नीचे पानी है, तो ये कमर जो कैनाल है वो उनको लेखिका ने कमर के साथ उनकी तुलना की गई है। और वो ऐसा लगता है कि माणिक जो होता है यानी डायमंड मोती जो होता है उनका हार की तरह वो सुंदर दिख रहा है। और कभी कभी वो लोग क्या है कि खुद की मस्ती में आके संगीत के सुर रेलाते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ जाएंगे तो हमें किसकी इंद्रलोक की याद आ जाएगी। जिस तरह से इंद्र जो राजा था, वो राजा कोई भी विजय प्राप्त करके आता था तो अपनी इंद्र नगरी को मतलब लाइटिंग से सजाता था, तो इंद्रलोक की हमें याद आ जाती है। और अगर सुबह के जो सूर्य के किरण उनके ऊपर जब गिरते हैं तब उनकी जो शोभा होती है वो कैसी होती है, अपूर्व होती है। अपूर्व मतलब जिनके पहले कभी नहीं देखा है वैसा शब्द समूह के लिए ऐसी वो होती है। और वो पूरी वेनिस नगरी है वो कैसे एकदम सुवर्ण नगरी यानी सोने की नगरी है ऐसी हमें दिखने लगती है। वहाँ समुद्र है और समुद्र के ऊपर उनके जो किरणें गिरती है, सूर्य की किरणें गिरती है तो हमें एकदम लखलखाट मतलब दैदीप्यमान सुंदर दिखने लगते हैं। और उनके जो छोटे मोजे मोजा यानी तरंगे जो होती है, लहरें जो होती है, वो लहरें ऊपर नाव जब चलती है, ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, तो वो हवा हमारे शरीर को आनंद से मशगूल कर देती है। हमें ऐसा लगता है ये गुलाबी हवा गुलाबी ताजगी हमें दे रहा है, ऐसा हमें महसूस होने लगता है। वहाँ क्या है कि बहुत सारे वृक्ष है, सूर्य के प्रकाश की रोशनी है, और सूर्य के प्रकाश की रोशनी जब ये पेड़ पौधे पर पड़ती है और पेड़ पौधे पर सुबह में जो ओस गिरती है, ये ओस के ऊपर ये सूर्य की किरणें जब गिरती है तब ऐसा लगता है कि ये डायमंड वहाँ लगाए हुए हैं, ऐसा अलग अलग कलर के डायमंड की तरह वो चमकने लगते हैं, यानी सुवर्ण रज जिनको बोला गया है। वहाँ के जो लोग होते हैं वो बेट बेट मतलब चारों तरफ पानी हो और बीच में रेत हो, उनको बोला जाता है बेट। वहाँ लोग बहुत आते हैं और इस प्रवाह के अंदर वो पानी जो बहता है वहाँ जाके वो बैठते हैं। और वहाँ के सूर्य के जो प्रकाश उगता है उनकी जो उनकी सफ़र करते हैं वो बहुत आह्लादक आह्लादक मन यानी मन को खुश कर दे वैसी, और स्फूर्तिदायक मीन्स हमें ताजगी प्रदान करे, हमें फ्रेश कर दे वैसी वो लगती है। ऐसा लगता है कि मार्क पोलो की याद हमें वहाँ आ जाती है। और वो वेनिस शहर है, वो वेनिस शहर हमें आह्वान आह्वान मीन्स बुलाना, वो हमें बुला रहा है यानी पूरे विश्व को बुला रहा है, आप आओ और मेरी जो शोभा है वो शोभा को आप देखो, ऐसा वो हमें लगने लगता है। સ્થાન અને જળમાર્ગોમાં જેટલી રોચકતા છે તેટલી રોચકતા વેનિસના સ્થાપત્યની છે। આખું વેનિસ સ્થાપત્ય કલાના અત્યંત સુંદર અને અદ્ભુત નમૂનાથી ભરેલું છે। એક જુઓ અને એક ભૂલો, એટલે કે રસ્કિન જેવા સ્થાપત્ય કલા ચાહક નિષ્ણાતો ત્યાં વર્ષો ગાળી વેનિસ પર આ કળા પર અભ્યાસપૂર્ણ ગ્રંથ લખ્યો છે। આપણે રસ્કિન અનટુ ધીસ લાસ્ટથી વધારે ઓળખીએ છીએ। યુરોપ અને સ્થાપત્ય કલાના સ્વામી તરીકે વિશેષ ઓળખે છે। જગતને ભૂલી ગયા હોય તેમ રસ્કિન વર્ષો વેનિસની સ્થાપત્ય કળા પાછળ ગાળેલા, તેથી વેનિસ તેની પ્રિયતમા છે તેમ મજાક થતી। પણ રસ્કિન જ નહીં, અહીં સાહિત્ય સ્વામી વેનિસના ચાહક હતા અને સાહિત્ય કૃતિઓ વેનિસમાં લખાય છે તેવું યુરોપ કહે છે। यानी जितने वो क्या है जल मार्ग स्थल मार्ग है सुंदर, इतने अच्छे जल मार्ग भी है। और वहाँ वेनिस की क्या है वो स्थापत्य कला है, यानी वेनिस शहर है वो बहुत सुंदर दिख रहा है, अत्यंत सुंदर। एक
अगर हम देखेंगे तो दूसरा भूल जाएंगे, ऐसा हमें लगने लगता है। यानी रस्किन जैसे जो कवि, यानी रस्किन जो कवि जो था, शायद हम जानते हैं जिनको भारत के अंदर खास करके अनटू दी लास्ट नाम के किताब से जानते हैं। अगर आपको मालूम हो तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जाते थे और उसी समय गांधी जी ने ट्रेन में बैठे बैठे उन्होंने अन टू द लास्ट जो रस्किन कवि कवि का एक किताब पढ़ी थी, और वो किताब पढ़ के उनको ऐसा लगा था और महसूस हुआ था कि अगर हमारे भारत देश को आज़ाद करवाना है तो हमें अन टू द लास्ट तक हमें मेहनत करनी पड़ेगी, यानी उससे लड़ना पड़ेगा। इसी पुस्तक से हम रस्किन कवि को जानते हैं। लेकिन वो क्या है, स्थापत्य का स्वामी था ऐसा कहा जाता है। यानी ये रस्किन जो था ना, वो विश्व को भूल गया था। वो वहाँ की जो स्थापत्य कला मतलब क्या होता है कि जो पत्थर पर सुंदर अलग अलग देवी देवताओं का या लड़कियों का या तो कोई राजा महाराजाओं का जो फोटो बनाते हैं उनको बोला जाता है स्थापत्य कला। ये स्थापत्य कला इतनी वहाँ की इतनी सुंदर थी, तो लोग रस्किन को क्या है भूल गए थे। और ये वेनिस जो है, वो वेनिस ये क्या लोग कहने लगते थे कि वेनिस शहर है, वो वेनिस शहर तो रस्किन की प्रियतमा है, ऐसा लोग बोलने लगे थे और उससे मजाक करने लगे थे। यानी सिर्फ रस्किन ही नहीं, लेकिन विश्व के बहुत सारे ऐसे साहित्य प्रेमी हैं जो वेनिस के चाहक थे। और बहुत साहित्य कृति जो है वो वेनिस के अंदर लिखी हुई है, ऐसा यूरोप जो देश है वो यूरोप देश कहते हैं। ઇટાલિયન ભાષામાં ચોકને પિએઝા કહે છે। વેનિસનો સુપ્રસિદ્ધ ચોક સાન માર્કો પિએઝા તરીકે ઓળખાય છે। અંગ્રેજીમાં સાન માર્કો સ્ક્વેર કહે છે। ગ્રાન્ડ કેનાલના બાંધેલા ઓવારાથી થોડા અંદરના ભાગમાં આ સુંદર પિએઝા છે। આખો ચોક મોટી સફેદ લાદીથી જડેલો છે। ફરતા સરસ બાંધણીના મકાનો, જ્યાં દુકાનો, રેસ્ટોરન્ટ, બહાર રંગબેરંગી ખુરશી ટેબલની જમાવટ, સંગીતની મહેફિલ જામી હોય અને લોકો ચા કોફી નાસ્તો આઈસ્ક્રીમની લિજ્જત માણતા હોય। જો કે ચા અહીં સારી ન મળે। ચા ઇંગ્લેન્ડની, કોફી યુરોપની અને આઈસ્ક્રીમ ઇટાલી અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડના। તેમના ઇટાલીમાં આઈસ્ક્રીમની તોલે ન આવે। स्विट्जरलैंड में मशहूर चॉकलेट મળે। अब उन्होंने क्या है कि इटाली भाषा के अंदर जो चौक है वो चौक को क्या कहा जाता है, पिएज्जा कहा जाता है। इटालियन भाषा में चौक को क्या कहा जाता है, पिएज्जा कहा जाता है। और विश्व यानी वेनिस का सुप्रसिद्ध जो चौक है जिनका नाम है सान मार्को पिएज्जा। प्रश्न 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि वेनिस का सुप्रसिद्ध चौक का नाम क्या है, तो सान मार्को। और ऐसा भी पूछा जाता है कि चौक को इटाली भाषा में क्या कहा जाता है, तो पिएज्जा कहा जाता है। तो ये बात वहाँ लिखी है। यानी अंग्रेजी में उनको क्या बोला जाता है, सान मार्को स्क्वायर बोला जाता है। वहाँ जो कैनाल है, जो ग्रैंड कैनाल है, वहाँ उन्होंने ओवारा थी थोड़े अंदर, यानी ओवारा प्लेस है, वहाँ से थोड़े अंदर जाते हैं तो वहाँ हमें सुप्रसिद्ध एक पिएज्जा मतलब सान मार्को स्क्वायर हमें मिलता है। वहाँ एकदम सफ़ेद लादी जो है, यानी हमारे पहले क्या है कि ऐसे लादी जो थी वो लादी ऐसे जो मंदिर थे बड़े बड़े, वो मंदिर में ही लोग डालते थे क्योंकि उनका खर्चा ज़्यादा होता था। लेकिन हमारे घर के अंदर जैसे लादी होती है सफ़ेद, अभी इस तरह से वो वहाँ लादी से बनाया हुआ है। और बहुत सुंदर मकान वहाँ बनाए हुए हैं। मकान के साइड में क्या है कि बहुत सारी दुकान है, रेस्टोरेंट है। जिस तरह से हम अपने सूरत के अंदर देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह पर सूरत के अंदर क्या है कि खुला रेस्टोरेंट है, मतलब कि वो मकान टाइप नहीं है, बाहर ही टेबल कुर्सी लगाए हुए हैं और लोग क्या करते हैं वहाँ बाहर ही बैठ के खाते हैं। लेकिन आपने अगर देखा होगा कि चौकीधानी जैसे जो होटल है वहाँ क्या है कि ऊपर से खुला और लोग वहाँ बैठ के एक तरफ संगीत की मज़ा होती है, वो संगीत की मज़ा भी लेते हैं और बैठ के खाते हैं। इस तरह से वहाँ ये यानी वेनिस के अंदर लोगों ने बहुत रंग बिरंगी टेबल कुर्सी लगा देते हैं
और एक तरफ नाच गान होता है और दूसरी तरफ लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या तो नाश्ता करते हैं, या तो फिर आइसक्रीम की मज़ा लेते हैं। लिज्जत मीन्स मज़ा, आइसक्रीम की मज़ा लेते हैं। जो कि यहाँ बताते हैं कि यहाँ चाय अच्छी नहीं है, चाय तो बहुत अच्छी कहाँ की है, इंग्लैंड की है। कॉफ़ी तो क्या यूरोप की है। आइसक्रीम जो है वो इटाली और स्विट्ज़रलैंड, लेकिन इटाली की आइसक्रीम बहुत अच्छी है और स्विट्ज़रलैंड की मशहूर चॉकलेट है। ચોકમાં વચ્ચે એક ઊંચો સ્તંભ છે, તેની આસપાસ પુષ્કળ કબૂતર આવે છે. બાળકોનું માટેનું આકર્ષણ આ ચણ નાખે. કબૂતરો નિર્ભયપણે આવે, ચણે, હાથમાંથી પણ ચણે, ખભે બેસે. યુરોપમાં પંખીઓ બહુ ઓછા જોવા મળે. મારી ભાભી કહે કે આખો દાડો વેગ વેગ કરી પંખીઓને કચ્છરગાણ વાળી નાખ્યો છે. માંસાહારી પ્રજા અને બંદૂક સુલભ એટલે કે પક્ષીહીન પ્રદેશમાં આ કબૂતરની વિપુલતા સૌને મનોહર લાગે છે. अब बीच में एक स्तंभ है, यानी जो चौक है, पियाजा चौक, बीच में एक स्तंभ है, ऐसा स्तंभ बनाया हुआ है। वहाँ बहुत सारे कबूतर आते हैं। बच्चों के ये कैसा आकर्षण है, क्योंकि बच्चे जो है वो बच्चे को पक्षी बहुत प्रिय होते हैं और वहाँ कबूतर एकदम कैसे निर्भय, मतलब उनको कोई डर होता नहीं है। बहुत सारे कबूतर जो होते हैं वो अपने हाथ में से भी क्या है कि दाना रहता है तो वो दाना खा लेते हैं। और मेरी भाभी कहती है, यानी जो लेखिका है, वो लेखिका की जो भाभी है वो कहती थी कि वहाँ क्या है कि पक्षियों पर कोई मारने का कानून नहीं है। जिस तरह से अपने यहाँ मोर को अगर मारते हैं तो क्या है कि उनको जन्मठिप की सज़ा होती है, आजीवन सज़ा होती है। ऐसे बहुत सारे पक्षी प्राणियों को मारने पर प्रतिबंध है। उल्लू यानी गुवर जो होते हैं उनको भी मारते हैं तो बहुत बड़ा कानून उनके ऊपर बनाया गया है। वहाँ कोई भी पक्षी को कैसे भी मार देते हैं। और बंदूक उनको क्या है, वहाँ के जो लोग होते हैं वो मांसाहारी, बंदूक उनको आराम से मिल जाती है, यानी वो लोग क्या करते हैं कि पक्षियों को मार देते हैं। लेकिन ये चौक के अंदर ये स्तंभ है, वो स्तंभ के अंदर अगर बहुत सारे कबूतर आते हैं वो उनकी शोभा है। સામે છે શાન માર્કો ભવ્ય દેવળ. આગલો ભાગ સુંદર શિલ્પ અને કોતરણીથી સજાવેલો છે. હમણાં દોડશે તેવા સજીવ લાગતા ચાર ઘોડાઓ સૌને સત્કારતા ઊભા છે. મધ્યમાં ચાર અર્ધગોળાકાર સરસ મેજેઇક ચિત્રો છે, જે સૂર્યપ્રકાશમાં તેના સોનેરી રંગને લીધે દેદીપ્યમાન લાગે છે. અંદર તો આશ્ચર્યમુગ્ધ થઈ જઈએ છીએ. આખી ઉપલી છતથી અડધી દિવાલ સોનેરી મેજિકથી જડી છે અને વચ્ચે વચ્ચે પુષ્કળ ભાવવાહી ચિત્રો મેજિકમાં ઉપસાવેલા છે. અદ્ભુત કલામંડિત આ છત કલાકો સુધી જોઈએ તો પણ જોવાઈ ન રહે તેટલી વિશાળ અને આકર્ષણ છે. સરસ મીનાકારી ઘરેણા સમી આ છત શોભે છે. अब वहाँ क्या के सान मार्को का एकदम भव्य देवल, देवल मीन्स क्या बोलते हैं कि मंदिर, जैसे वो चर्च में देवल होता है वही हम मंदिर बोलेंगे, वो देवल बोलते हैं। और वहाँ बहुत अच्छी तरह से कोतरनी काम, मैंने आपको भी बताया कि जिस तरह से पत्थर जो होता है वो पत्थर को छीनी और हथेड़ी मार के उनके ऊपर अलग अलग लड़कियों का, या तो भगवान का, या तो राजा का, शेर का, ऐसे चित्र जो बनाया जाता है वही उनको क्या बोला जाता है कि कोतरनी काम किया हुआ है। और वहाँ जो हिरन यानी चार घोड़े और रथ बनाया हुआ है वो हमारा स्वागत करने के लिए, चार घोड़े हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि ये जो घोड़े हैं वो अभी दौड़ के हमारे पास आएगा। जिस तरह से हम अगर मान लो कि कोई कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहाँ जो कपड़े पहनाए हुए जो स्टैचू रखा हुआ है वो हमें ऐसा लगने लगता है कि वो कोई मूर्ति नहीं है, वो क्या है, कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति हमारा स्वागत करने के लिए आ रहा है, ऐसा हमें लगता है। इस तरह से वहाँ क्या है कि चार घोड़े हमारा स्वागत करने के लिए रखा हुआ है। बीच में यानी मध्य भाग के अंदर अर्ध गोलाकार आधा गोल है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मैजिक के और वो सूर्य के प्रकाश के अंदर जैसे सूर्य का प्रकाश लगता है तो वैसे ही क्या है कि रंग एकदम दैदीप्यमान, मतलब बहुत सुंदर, दैदीप्यमान मतलब होता है बहुत सुंदर हमें दिखने लगता है। आश्चर्य यानी हमें सरप्राइज होने लगती है कि अरे ये क्या है ऐसा।
वहां ऊपर की जो छत है उनके ऊपर